विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कहानी दोपहर का भोजन, जिसके लेखक हैं अमरकांत। कहानी में कुल 5 पात्र हैं। मुंशी चांदचंद्रिका प्रसाद, जिनकी उम्र 45 साल है और जो परिवार के मुखिया हैं। उनकी धर्मपत्नी सिद्धेश्वरी, जो इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। इन दोनों के 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र, जिसकी उम्र 21 साल की है। उससे छोटा पुत्र मोहन, जिसकी उम्र 18 साल की है। और सबसे छोटा पुत्र प्रमोद, जिसकी उम्र 6 साल की है। कहानी में इस परिवार के गरीबी के कारण जो हाल हो रखे हैं उसका वर्णन किया गया है। दोपहर के समय जब पूरा परिवार भोजन के लिए आता है, उसी के आधार पर इसका शीर्षक रखा गया है दोपहर का भोजन। तो शुरू करते हैं कहानी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की अंगुलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि वह देव से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। गगरे से का मतलब होता है घड़ा। गट गट यानी जल्दी वो पानी पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। खाली पानी इसलिए क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था और केवल पानी पिया था। इस वजह से वो पानी उसके गले बड़ी मुश्किल से उतरा और हाय राम कहकर वो ज़मीन पे गिर गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि औसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। औसारे अर्थात बरामदा, खटोले अर्थात चारपाई। उसका सबसे छोटा पुत्र प्रमोद एक टूटी हुई चारपाई पे बरामदे में सो रहा था। लड़का नंग दड़ंग पड़ा था क्योंकि पहनने को वस्त्र नहीं थे, गरीबी थी। उसके गले छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। हंडिया मिट्टी का एक बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी। अर्थात कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रमोद की हालत सही नहीं है। गरीबी के कारण वो बहुत ही दुबला पतला है। उसकी ऐसी हालत हो रखी है कि कुपोषण के कारण उसका पेट फूला हुआ है और वो अपना खुद के मुंह को भी नहीं संभाल पा रहा है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1-8 मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कहीं कहीं 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। अर्थात मौसम उस समय गर्मियों का था, बहुत ही तेज गर्मी थी। उस मौसम में सिद्धेश्वरी भोजन पकाने के बाद अपने घर के सदस्यों का भोजन के लिए इंतजार कर रही हैं। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता का अर्थ होता है व्याकुलता या घबरा जाना। उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई, यानी वह घबरा गई, व्याकुल हुई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद वह अपने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया, अर्थात घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी औसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। अब रामचंद्र आ चुका है। चौके में, चौका कहलाता है रसोई को,
जहाँ घर का भोजन बनता है। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। गर्द यानी मिट्टी, धूल। सिद्धेश्वरी की सब पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास आकर पुकारा, बड़कू बड़कू। बड़कू यानी बड़ा बेटा। लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया, यानी उसकी सांस आ रही कि नहीं आ रही, कहीं वो ईश्वर को प्यारा तो नहीं हो गया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा, जूते निकाले और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। यंत्र अर्थात मशीन। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? बाबूजी अर्थात रामचंद्र के पिताजी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया, अर्थात बैठने का एक छोटी सी चारपाई, बहुत ही छोटी छोटी चारपाई जिस पर एक जना बैठ सकता है, वो कहलाती है पीढ़ी। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा, दुबला, पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर जुर्वियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। अखबार में प्रूफ रीडिंग का काम सीखने के लिए वो जा रहा था। सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल। पनियाई यानी जिस दाल में पानी ज़्यादा हो वह कहलाती है पनियाई। पनियाई दाल और चने की तली तरकारी, तरकारी अर्थात सब्जी। तो रामचंद्र की थाली में 2 रोटियां रख ली, पतली दाल रख ली और चने की सब्जी रख दी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन जो सिद्धेश्वरी का मझला पुत्र है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। अब यहाँ पे सिद्धेश्वरी ने अपने पुत्र से झूठ बोला है। वह इसलिए कि वह अपने पूरे परिवार को एकजुट रखना चाहती है। उसकी झूठ में भी सच छुपा हुआ है और वह सच यह है कि वह परिवार की एकता को बनाए रखना चाहती है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखे से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अर्थात रामचंद्र अपनी नौकरी खो चुका है। वह नौकरी की तलाश में है। उसी के बारे में उसकी माँ ने पूछा है तो वह भी कह रहे हैं कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, अर्थात मुझे नौकरी लग जाएगी। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई।
छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। बालक कौन सो रहा है यहाँ पे? प्रमोद, जो सबसे छोटा बेटा है, 6 साल का, जिसकी तबीयत सही नहीं है इस समय। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए कहा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? रामचंद्र पूछ रहा है अपनी माँ से। तो सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़के भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए, उपक्रम यानी प्रयास, कोशिश, प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए घबरा कर हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ गया, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते, बस अपनी जिद, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रही। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। रामचंद्र को भूख लगी है, लेकिन उसे घर की स्थिति के बारे में पता है, इसलिए वह जानता है कि रसोई में पूरा खाना इतना नहीं बना है कि पूरा परिवार पेट भर के खा सके। इसलिए वह पहले ही झूठ बोल रहा है कि उसका पेट भर गया, और उधर सिद्धेश्वरी भी झूठ बोल रही हैं। वह भी ये बताना चाहती हैं कि अंदर खूब खाना पड़ा है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को अंगुलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह से इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास यानी रोटी का टुकड़ा, जिसको अपन कहते हैं कौर, मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं था। सिद्धेश्वरी ने वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह सोचकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। क्यों इस वाक्य का प्रयोग क्यों किया कि उसने कोई चोरी की हो? क्योंकि यहाँ पर भी सिद्धेश्वरी मोहन से झूठ बोल रही है, क्योंकि मोहन ये जानता है कि उसका बड़ा भाई उसकी कभी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह पढ़ता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन सिद्धेश्वरी अपने परिवार को एक रखना चाहती हैं, परिवार की एकता को बनाए रखना चाहती है, इसलिए वह सभी पात्रों से आपस में झूठ बोल करके यह काम कर रही है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी
कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हो? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमयी नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी मां को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल डाल दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। ये वर्णन है मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का। गरीबी के कारण घर के प्रत्येक सदस्य की स्थिति ऐसी ही है। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? बड़का किसको कहा है? रामचंद्र को, सबसे बड़ा बेटा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। किसने? रामचंद्र ऐसा कह रहा है, ये बात कह रही है सिद्धेश्वरी। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्नी से सुना कि उसका सबसे बड़ा बेटा उसकी प्रशंसा कर रहा है। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद कहते हैं नशे को। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की और देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेलकूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को कहता था, सबक यानी पाठ, उसे बर्राक रखता था। बर्राक का अर्थ होता है याद करना, उसे याद रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी की 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक एक पक्षी का नाम है, एक प्रकार का पक्षी जो कबूतर के जैसा होता है, पंडुक होता है,
तो नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा हो। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह जानती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। अर्थात सिद्धेश्वरी और मुंशी जी दोनों बातों को बदल रहे हैं ताकि घर की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं हो। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा, कनखी यानी टेढ़ी नजर से। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। पुराने जमाने की औरतों की आदत होती है कि सभी के खाने के बाद और विशेष रूप से अपने पति की थाली में वह खाना खाती हैं। तो उसी का वर्णन कर रहा है कि मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई, बटलोई की दाल को कटोरे में उंधेड़ दिया, पर वह पूरा भरभरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी। छिपुली कहते हैं खाने का एक छोटा सा बर्तन, छिपुली कहलाता है। उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींचा। उसमें केवल 1 रोटी बची थी, मोटी, बद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान औसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसका तो अभी खाना बाकी है, 1 रोटी बची है। तो उसने क्या किया? उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख दिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों में आंसू टप टप चूने लग गए। चूने यानी टपकना। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। पैबंद यानी टुकड़े चिपकाए हुए या धागे से बांधे हुए। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। अर्थात मुंशी जी की भी नौकरी छूट चुकी है, रामचंद्र भी अभी नौकरी पे लगा नहीं है, बाकी दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। सिद्धेश्वरी घर को संभालती हैं, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी वह अपने परिवार को एकजुट रखे हुए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए वह झूठ भी बोल रही हैं
ताकि उसका परिवार मुसीबत के समय भी एक साथ बना रहे। उसका ये झूठ अच्छी भावना को लेकर बोला गया झूठ है, इसलिए ये झूठ 100 सत्य से भी बहुत अच्छा है।